देखो, जब एक परिवार बिगड़ना शुरू होता है ना, एक परिवार की बर्बादी शुरू होती है, तो वो परिवार का बिगड़ना शुरू होता है एक मुकदमे से। जब एक महिला अपने घर से, अपने ससुराल से मायके आकर और मायके से थाने जाकर एक मुकदमा दर्ज करवाती है, तब से शुरू हो जाता है उसका परिवार का बिगड़ना, उसका जीवन का भाग दौड़ शुरू होना, जीवन का बर्बादी का रास्ता चुन लेती है एक महिला। कब? जब वो कोर्ट कचहरी और थाने तक पहुंच जाती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं झूठे अपराध को लेकर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आपके सास ससुर, आपका पति आपके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो आप उसका जीवन खराब करके, अपना जीवन खराब करके और कोर्ट कचहरी और थाने का समय बर्बाद करके ऐसा ना करें। क्योंकि अगर आप करते हैं और आपका कहीं ना कहीं इसके पीछे जो मुकदमा दर्ज करवाते हैं, उनके पीछे ये नहीं होता है कि मुझे न्याय चाहिए, बल्कि उस न्याय की आड़ में अन्याय करने का उद्देश्य उनका रहता है। ऐसे पता नहीं कितने माता पिता बुजुर्ग हैं जिनका नाम बिना गलती के एक एफआईआर में दर्ज करवाया गया है। ऐसे ना जाने कितनी बहनें हैं जिनका नाम जो है झूठा मुकदमे दर्ज करवाया जाता है, इस उद्देश्य से कि इसका जीवन खराब हो, इसकी पढ़ाई लिखाई में परेशानी आए, इसकी नौकरी में परेशानी आए, इसकी नौकरी ना लगे। ऐसे तमाम उद्देश्य लेकर एक महिला थाने जाती है और थाने में तमाम लोगों के नाम दर्ज करवाती है और उनके ऊपर दहेज का मुकदमा दर्ज करवाती है कि इन्होंने मेरे से दहेज मांगा, जो कि वास्तविकता बिल्कुल होती ही नहीं है। वास्तविकता ये होती है कि उस परिवार को पीड़ित कैसे करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बदले की भावना होती है कि वो लेकर भावना वहां थाने में जाती है और बताती है कि इन लोगों ने मुझे मारा पीटा, इन लोगों ने मुझे दहेज मांगा। लेकिन एक्चुअल में सच्चाई कुछ और ही होती है। जीवन जो है खराब करने की जो पहली सीढ़ी है, जो पहला पायदान है आपका, वो यही है कि आप जो है थाने में जाकर एफआईआर झूठी दर्ज करवाते हैं। तमाम एक मैं नहीं, ये एनसीआरबी का डेटा कहता है कि तमाम मुकदमे आज के टाइम में झूठे दर्ज करवाए जा रहे हैं और उन झूठे मुकदमों का रिजल्ट जो निकलता है वो ये निकलता है कि परिवार बर्बाद हो जाते हैं, परिवारों का पूरा समय, पूरा जीवन पूरा खराब हो जाता है। और सिर्फ लड़ाई किस चीज की है? बेवजह, बिना फालतू के, कोई मतलब नहीं ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही है। ना कोई हक की लड़ाई है, ना कोई अधिकार की लड़ाई है। लड़ाई तो सिर्फ और सिर्फ किसकी है कि मेरे को इसने कहा कैसे, ऐसे मेरी नंद ने मुझे ऐसे कहा कैसे, मेरी सास ने मुझे कहा कैसे, मेरे पति ने मुझे चांटा कैसे मारा, मेरे पति ने मुझे गाली कैसे दी। बस इसी का बदला लेकर अब मुझे थाने में इनको बर्बाद करना है, इनको घसीटना है। तो ऐसी परिस्थिति अगर सामने आपके आती है कि आपके, मैं कहता हूं परिस्थिति आती नहीं है, सभी लोगों के सामने ये परिस्थिति ऐसी ही है कि मुकदमे झूठे हैं। और ये मुकदमा झूठा करने के बाद जो उद्देश्य रहता है पीड़ित करने का, वो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए रहता है। शुरुआत में उनको ऐसा लगता है कि मुझे न्याय मिल रहा है, मुझे मेरे जो मैं कह रही हूं वही लिखते चले जा रहे हैं, जैसे मैं एफआईआर दर्ज करवा रही हूं वैसे ही होते चल रहा है। शुरुआत में लगता है ये, लेकिन जैसे जैसे अंत होते शुरू हो जाता है, जैसे जैसे समय बीतना शुरू हो जाता है, वैसे ही उसको लगता है कि यार ये तो मैं फंस गई। मुझे तो लगा कि मैं जाते ही मैं उसको जेल भेजा दूंगी, जाते ही मैं उसको बर्बाद कर दूंगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। जिस चीज के लिए मैंने उद्देश्य जैसे बनाया वैसा उल्टा उद्देश्य तो मेरा पूरा हुआ नहीं। अब मैं ही वो उसमें फंस गई, अब मैं ही नहीं निकल पा रही हूं उसके लिए, तो वो कहीं ना कहीं फड़फड़ाना शुरू कर देती है। तो आज मैं आपको वो बताऊंगा कि जब आपके ऊपर दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया जाए तो आप उसमें जमानत किस तरीके से करवा सकते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, आपको सरल और स्वाभाविक तरीके से आप जमानत ले सकते हैं। और जमानत के लिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 लेटेस्ट और ऐतिहासिक जजमेंट हैं, जिनके आधार पर आपको जमानत बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आज मैं उन दोनों की जिक्र करूंगा इसी वीडियो में और बताऊंगा कि आपको किस तरीके से बहुत आसानी से, क्योंकि जो उद्देश्य है झूठ के आधार पर, वो उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। कहते हैं ना, एक इंटेंशन होती है, एक मालाफाइड इंटेंशन होती है, एक बोनाफाइड इंटेंशन होती है। तो जो व्यक्ति न्याय लेने के लिए किसी दूसरे के व्यक्ति के ऊपर अन्याय करने के उद्देश्य से जा रहा है, तो उसके कभी सफलता नहीं मिलेगी और वो कभी ये बात साबित भी नहीं कर पाए कि मेरे से दहेज मांगा था। बस ये है कि हाँ, इन सब चीजों में फंसने के बाद आपका जीवन जरूर बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। ये पहली सीढ़ी होती है जहां पर महिला भाग के जाती है थाने और सीधे मुकदमा करवाती है, और हो भी जाता है। मैं आपके लिए भी कहना चाहूंगा कि बहुत कोर्ट कचहरी थाने हर बैठे हैं, आपकी तुरंत जाइए, मुकदमा दर्ज करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार मुकदमा करने से पहले ये सोच जरूर लीजिए कि दूसरे व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो व्यक्ति मेरे करीब आएगा या मेरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा।
ये बात जरूर पहले दिमाग में रखें और उसके बाद आप स्टेप लें। चाहे आप मुकदमा करवाइए, मैं कहता हूं थाने, कोर्ट, कचहरी तमाम खुले हुए हैं आपके लिए। जाइए, अपने अधिकारों का मतलब इस्तेमाल करिए और उनका इस्तेमाल करने के बाद और पति के परिवार को जितना चाहे उतने मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन अंत रिजल्ट जो आएगा वो यही आएगा कि वो व्यक्ति जो है आपके लिए कभी नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा इस जन्म में। आप जीते जी विधवा जैसा जीवन जिएंगे और आपको खुद अपने जीवन पर घिन आ जाएगी कि मैंने किया तो किया क्या। और वो व्यक्ति जिसने एक बार ठान ली कि मुझे इस महिला से साथ में अब नहीं रहना, चाहे पूरा जीवन बर्बादी की ओर क्यों ना चला जाए, तो वो व्यक्ति फिर वापस कभी मुड़कर नहीं देखता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि अपना निर्णय, एक निर्णय आपका जीवन बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है, और एक ही निर्णय आपका जीवन बना भी सकता है। गलतियां सबसे होती हैं, आप एक नहीं दूसरा व्यक्ति भी शादी भी कर लीजिए, तब भी मैं कहता हूं वो व्यक्ति भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर कहेगा, जरूर आपके साथ में कहीं ना कहीं गाली गलौच मारपीट जरूर हो जाएगी। ये मर्द की अपने अंदर की इंटेंशन है, अपने मतलब स्वभाव है व्यक्ति का, कहीं ना कहीं गुस्से में आकर वो गाली देता है। अगर लगता है ज्यादा फिर बात नहीं बनी तो हाथ भी उठा देता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये हर व्यक्ति समझता है। जिसके घर में पत्नी है वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति समझता है कि हाँ, कहीं ना कहीं कभी कभी गुस्सा ऐसा आ जाता है कि मार पिटाई हो भी जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम सीधे जाओगे थाने में मुकदमा दर्ज करवा दोगे। बात ये भी समझिए, लड़ाई आपकी हो सकता है, मारपीट किस वजह से हुई, क्या हुआ, वो तुम समझ सकते हो, लेकिन उस चीज को बड़ा से बड़ा कर देना, उसको छोटी चीज को बड़ा रूप दे देना, कानूनी रूप से उसको क्रिमिनल बना देना, ये सब बनाने के बाद फिर तुम उस घर में रहने का जो सपना है ना वो छोड़ देना फिर। इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत सोच समझ के ये चीजें कदम उठाना चाहिए। अगर एक बार आपने उठा लिया तो फिर कानूनी लड़ाई लड़ो, जो होना है हो जाएगा, जीवन तो फिर बर्बाद होना ही होना है, ये गारंटी है, तय है ये। तो इसलिए मैं कहता हूं एक बार सोचिए समझिए फिर लड़िए। बहरहाल बात करते हैं कि आपके ऊपर अगर दहेज का मुकदमा लिखवा दिया गया है तो आपको सबसे पहले तो ये एडवाइस करूंगा आपके लिए कि आप नीचे, अगर मुकदमा झूठा है तो नीचे बेल कराने की आवश्यकता आपको है ही नहीं, सीधे आप हाईकोर्ट जाइए और क्वैश करवाइए। ये पहली मेरी डायरेक्शन है आपके लिए, पहली एडवाइस है आपको। किस तरीके से करवाना है एक वीडियो में आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं मेरे से, तो मैं आपको पूरा एडवाइस कर दूंगा क्या करना है, कैसे करना है, पूरा प्रोसीजर। बहरहाल बात करते हैं जमानत की, बेल की। जो सेक्शन 498A जो कि अब 85 BNSS बन चुका है, अब इसके आधार पर आपके लिए 3 साल की सजा है और मैक्सिमम 7 ईयर्स तक के जजमेंट जो सजा है, मतलब पनिशमेंट है 7 ईयर तक का। उसके लिए बेल जिस समय आप करें तो बेल के लिए ड्राफ्टिंग के लिए आप सबसे पहले आप बेल ड्राफ्ट करवाएंगे। ड्राफ्ट करने के बाद पिटीशन, उसका ड्राफ्टिंग जो एप्लीकेशन जो है मूव करेंगे संबंधित कोर्ट में, जो भी आपका करस्पॉन्डेंस जो आपका कोर्ट है उस कोर्ट में आप, और उसके बाद वहां पर अपनी हियरिंग करेंगे और कहेंगे साहब झूठा फंसाया गया है, बिना बात के कोई मतलब नहीं है, क्या झगड़ा था, क्या बना दिया, और कुछ इस तरीके से आप ग्राउंड रखते हुए, और साथ ही साथ में इसके एक जजमेंट, सबसे पहला नंबर बताऊंगा आपके लिए, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें स्पष्टली कह दिया है कि 7 साल तक के पनिशमेंट जितने भी हैं पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी है, 7 साल या 7 साल से कम तक के, उन सभी में मैंडेटरी कर दिया है कि आपको सेक्शन 41 CRPC या फिर अब जो है 35 BNSS बन चुका है, उसको आपको उसकी गाइडलाइन फॉलो करते हुए वो आपको रिसीव कराना ही कराना, ये मैंडेटरी हो गया है। ये नहीं है कि इफ नो बट यस, नहीं, कुछ नहीं, मैंडेटरी है, रिसीव कराने का ना। पहला जजमेंट है। दूसरा है सतेंद्र अंटिल वर्सेस CBI, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसका भी आप हवाला देंगे। तो दोनों में सेम ही है, दोनों के लिए 7 साल तक का जो पनिशमेंट है उसमें आप किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं करेंगे, आप नोटिस देंगे। पुलिस के लिए गाइड किया गया है, मतलब गाइडलाइन फॉलो की गई है कि आप जो है एक नोटिस देंगे और नोटिस रिसीव करा के फॉलो कराएंगे। उसके लिए अगर नहीं करता, मतलब फॉलो रिसीव नहीं करता, या फिर जो गाइडलाइन है या वो भागता है, भगोड़ा हो चुका है, या फिर पुलिस के साथ फॉलो नहीं कर रहा है, उसका मतलब कॉपरेट नहीं कर रहा है, तब की बात अलग है। वो कंडीशंस जो है पुलिस को एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी कि क्या कंडीशन है गिरफ्तारी का। अन्यथा ऑनरेबल कोर्ट जो है इन दोनों ग्राउंड पर आपको 100% जमानत मिल जाएगी और किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये उन केसेस में है, मैं सेक्शन 498 या 85 की बात नहीं कर रहा हूं, आप 7 साल तक का कोई सा भी पनिशमेंट हो, कोई सा भी सजा हो, उसमें आप इन दोनों का हवाला दे सकते हैं और अपने लिए जमानत आसानी से ले सकते हैं। ये मैं आप सभी के लिए बता रहा हूं, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो जानबूझकर झूठे फंसाए गए हैं, मुकदमों में फंसाए गए हैं और उनके लिए हैरासमेंट किया जा रहा है और उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। तो ये जजमेंट आप लगा सकते हैं अपने
बेल में, और बेल आप प्राप्त कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए जो मेरे से छूट गई हो बताते हुए, तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं और अपने केस में आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इतना कह जाऊँगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।